Ma'am, you can start the session now. ओके सर। इस गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, विद्या शक्ति की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, and we learned all the features of living organisms, how they can be differentiated from the non-living things, isn't it? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में फिर एक और बात पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स, है ना। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी जो है लाइफ साइकिल होती है। एंड वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ मस्कीटो। तो मस्कीटो का जो लाइफ साइकिल है वो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया था। एंड इन अ प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म and a frog. Now let's have a quick recap of the life cycle of silkworm and then frog, and after that we will start to do our practice questions. ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला है सिल्कवर्म का जो लाइफ साइकिल है। तो सिल्क मॉथ गोज थ्रू 4 स्टेजेस। कौन कौन से स्टेजेस बताए थे बच्चे? मैंने आपको एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो ये 4 प्रकार के जो है उनके लाइफ साइकिल में उनके लाइफ स्टेजेस आते हैं। नाउ व्हाट हैपन टू द एग्स? दे हैच इनटू लार्वे। एग्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में हैच आउट होते हैं बेटा? वो लार्वे में कन्वर्ट होते हैं। और as they grow, the larvae, they produce a thread-like material that they wrap around themselves. तो जैसे जैसे वो लार्वा बड़ा होता है, हम देखते हैं वो जो लार्वा है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक मटेरियल को जो है वो रैप करता है। ठीक है, वो कैसा मटेरियल होता है? इट्स ए थ्रेड लाइक मटेरियल। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज द प्यूपल स्टेज। Now, this process leads to the formation of pupae. Now, the thread-like material secreted by larvae is used to make silk fabric. तो ये जो सिल्क मॉथ के में जो प्यूपा स्टेज होता है वो एक डॉर्मेंट स्टेज होता है। उस डॉर्मेंट स्टेज में क्या होता है कि जो लार्वे के चारों तरफ जो सिल्क लाइक थ्रेड जो है, सिल्क थ्रेड लाइक मटेरियल जो होता है वो रैप्ड होता है, उसके अंदर जो प्यूपा होता है वो रेस्ट करता है। एंड द थ्रेड लाइक मटेरियल सेक्रेटेड बाय द लार्वा इज यूज्ड टू मेक सिल्क फैब्रिक। ठीक है, ओके। तो वो तो था। उसके बाद क्या होता है, जो प्यूपल स्टेज है, उसके बाद जो डॉर्मेंट स्टेज है, उसके बाद वो सीधे एक सिल्क मॉथ में जो है सिल्क फ्लाई में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ओके बेटा, सो दैट वाज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवर्म और सिल्क मॉथ। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। तो जरा देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में। फ्रॉग के लाइफ साइकिल में क्या क्या पढ़ा, देखते हैं। यस, frogs go through a unique life cycle that includes several stages: the egg stage, embryo stage, tadpole stage, froglet stage and adult frog stage. ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे सभी जीवों में होता है उसी प्रकार उनमें भी एग स्टेज होता है। उसके बाद वो सीधे कन्वर्ट हो जाता है एक एम्ब्रियल स्टेज में, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है वो कन्वर्ट होता है। एंड देन आफ्टर द एम्ब्रियोनिक स्टेज it is metamorphosed into, or we can say it converts into or changes into or it develops into a tadpole stage. फिर क्या होता है बेटा, एक tadpole stage में वो आ जाता है। उसके बाद जो tadpole stage है उसमें से वो आता है froglet stage में। कौन से स्टेज में आता है? एक froglet stage में आता है। and then into an adult frog stage. Okay, now each stage involves major transformations in their shape and living environment as they shift from water to land. तो water से, पानी से जो है जो
क्या बोलते हैं, पानी से वो लैंड में जब ट्रांसफर होते हैं सॉरी, तो उनमें क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस जो है उनमें आ जाते हैं. Now, when the egg hatches into the larva, or we can say the embryonic stage, the stage where the egg develops into an embryo. ठीक है, तो embryonic stage क्या है बेटा, वो stage जिसमें कि जो egg है वो develop हो जाता है, किसमें, embryonic stage में जो है आ वो convert हो जाता है. ठीक है, चलिए उसके बाद आता है tadpole stage. टैडपोल स्टेज में क्या होता है बेटा, ईच जो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, उसमें हर जो एम्ब्रियोज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टैडपोल स्टेज में आते हैं. अर्ली टैडपोल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, दे हैव टेल्स एंड नो लेग्स. ठीक है, उनमें टेल्स होता है, उनमें लेग्स जो है नहीं होते. देन लेटर वंस डेवलप हाइंड लेग्स. जो जो बाकी जो स्टेजेस होते हैं, अर्ली स्टेज के बाद जो लेटर स्टेजेस आते हैं उसमें उनके लेग्स आने शुरू हो जाते हैं. नाउ फ्रॉग्स जो होते हैं दे स्टिल इनहिबिट वाटर. जो फ्रॉगलेट स्टेज होता है वो क्या करते हैं बेटा, वो वाटर में ही रहते हैं, बट स्टार्ट टू एक्सप्लोर लैंड, ग्रोइंग एंड लॉजिंग द टेल्स. ठीक है, तो वो क्या करते हैं बेटा, जो फ्रॉगलेट स्टेज होता है उनका, उसमें क्या होता है, वो पानी में ही रहते हैं, बट क्या करते हैं, लैंड की तरफ भी एक्सप्लोर करने जाते हैं, और धीरे धीरे करते करते क्या हो जाता है, उनका जो टेल होता है, जो टैडपोल स्टेज में उनका होता है, वो लॉस हो जाता है. नाउ दे बिकम्स द एडल्ट फ्रॉग्स. ठीक है, वो क्या बन जाते हैं, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ फुल्ली मेच्योर्ड फ्रॉग्स जो होते हैं, दे कैन लिव इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास दैट the frogs are known as the amphibians because they can live in water and on land. ठीक है, यस. तो ये जो लाइफ साइकिल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फ्रॉग का है. जो मेच्योर फ्रॉग होता है वो एग ले करता है वाटर में, और एग लेक होने के बाद क्या होता है, वो एग्स जो है वो हैचेस हो जाते हैं, हैच होते हैं, किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते हैं. फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो आते हैं अर्ली टैडपोल स्टेज में, फिर लेटर टैडपोल स्टेज में, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस उनमें आने लग पड़ते हैं. बहुत सारे चेंजेस यानी कि उनकी जो टेल्स होते हैं, फिर धीरे धीरे करके जो है उनके लिम्स डेवलप होने लग पड़ते हैं. देन दे कम्स टू अ फ्रॉगलेट स्टेज. तो फ्रॉगलेट स्टेज में क्या होता है बेटा, दे स्टिल लिव इन द वाटर बट दे एक्सप्लोर द लैंड ऑल्सो, है ना. तो क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, द टेल इट डिसअपियर्स. Okay, and all the limbs get fully developed, and then they comes to the land and they lives as frogs, and they again they this life cycle goes on. ठीक है, अब ये जो लाइफ साइकिल जो इस तरह से चलता है, इसी जो फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल है वो इस तरह से चलेगा. ठीक है बेटा, तो दैट्स डन. आई होप जितने भी मैंने टॉपिक इस क्लास जो लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाए हैं, वो सभी जो जितने भी टॉपिक्स है वो सभी को क्लियर है बेटा. अगर किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग, वी हैव सम एक्टिविटीज. हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे, वी हैव सम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस फॉर यू एंड वी विल डू इट. हाँ, तो हम करने वाले हैं उसको, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और उसको पढ़ने का भी कोशिश करेंगे. चलिए बेटा, सबसे पहला हम ट्रू और फॉल्स करते हैं. एक स्टेटमेंट आएगा, आप बताना वो ट्रू है कि फॉल्स. प्लांट्स डू नॉट नीड एयर टू जर्मिनेट. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है. Second one is a mosquito goes through 3 stages in its life. You have to tell true or false. See, this statement is false because the mosquitoes they undergo 4 stages, है ना. उनके life cycle में 4 stages होते हैं. Next one is living beings can reproduce to ensure the continuity of their species. Yes, of course, this statement is absolutely true. Then next one is all living things can move from one place to another. ठीक है, यहाँ पर another है, one place to another. That is not true. That's false statement because movement is there, but locomotion is not there in plants. In the case of plants, right? चलिए अगला देखिए. Animals excrete waste products through various organs. Yes, that's true.
ओके, तो हमने देखा, अभी हमने क्या देखा, ट्रू और फॉल्स देखे, राइट। अभी क्या करेंगे बेटा, अगला एक और एक्टिविटी हम लोग कर लेते हैं। उस एक्टिविटी में देखते हैं हम हमारे पास क्या है। तो बेटा अगला जो एक्टिविटी हमारे पास है वो है कि आपने क्या करना है, जो ब्लैंक है उसको फिल करना है। और जैसे आप बोलते हैं ना, रिक्त स्थान भरो या फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपने करेक्ट तरीके से उसको फिल करना है। सी, द फर्स्ट वन इज, all living things need dash for energy and growth. ग्रोथ और एनर्जी के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, किसकी आवश्यकता होती है बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे किसकी आवश्यकता होती है एनर्जी और ग्रोथ के लिए, उनको फूड की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो हमने क्या लिखा, आंसर लिखा हमने फूड। ठीक है, तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। सेकेंड वन इज, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जो वेस्ट का रिमूवल होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है। दैट प्रोसेस इज नॉन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, द प्रोसेस इज नॉन एज एक्सक्रीशन। थर्ड वन, plants show plants show movement by dash towards sunlight. तो प्लांट्स जो होते हैं वो मूवमेंट अपना दिखाते हैं सनलाइट की तरफ को, है ना। तो वो कैसे, क्या शो करते हैं, कैसा शो करते हैं, यानी कि कैसा मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट शो मूवमेंट बाय बेंडिंग। कैसे करते हैं बेटा, उसको बेंड करके वो दिखाते हैं कि वो क्या करते हैं, उनका मूवमेंट जो है किस तरफ है, सनलाइट की तरफ या लाइट की तरफ है। यस, सो प्लांट शो movement by bending towards the sunlight. Now, fourth one is, dash is necessary for seed germination to activate enzyme. तो seed germination के लिए किसकी ज्यादा जरूरत होती है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, वो एंजाइम्स जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। तो वहां पर जरूरत पड़ती है वाटर की, है ना। किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, वाटर की। तो हम क्या बोलेंगे, वाटर इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन टू एक्टिवेट एंजाइम्स। ओके, देन नेक्स्ट वन, तो ये हो गया फिफ्थ वन, देखते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग इंक्लूड्स द स्टेजेस ऑफ एग, फ्रॉगलेट एंड एडल्ट। यहां पर बीच में क्या आएगा बेटा, कौन सा स्टेज आएगा यहाँ पर, एग के बाद फिर कौन सा स्टेज आएगा, जिसे हम कहते हैं टैडपोल स्टेज, राइट। टैडपोल, ओके, तो आएगा हमारा टैडपोल स्टेज। तो जो लाइफ साइकिल होता है फ्रॉग का, उसमें आते हैं एग स्टेज, टैडपोल स्टेज, फ्रॉगलेट स्टेज एंड एडल्ट स्टेज। ओके, दैट्स अ टैडपोल स्टेज. Yes, let's see the answer once again. Okay, beta. All living things need food for energy and growth. Excretion is the process of removal of waste from the body. Plants show movement by dash towards sunlight, bending towards sunlight. Dash is necessary for seed germination to activate enzyme. Water is necessary for seed germination to activate enzymes. Fifth one, the life cycle of egg. See here, I typed the answer wrong. That means the spelling is wrong. That's why it is written wrong. Okay. Tadpole, Tadpole is the correct answer. So the life cycle of a frog includes the stages of frog, tadpole, froglet and adult stage. Okay beta, तो ये भी हो गया हमारा. Next what we are going to do? We are going to
प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। आप नोट करना चाहे तो नोट करिएगा। Yes. The first question is, how would you know, how would you now categorize a seed as living or non-living? ठीक है, आपने पढ़ा है, सीड के बारे में पढ़ा है, सीडलिंग के बारे में पढ़ा है। आप कैसे बोल सकते हो कि जो सीड होता है वो एक लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या आंसर देंगे उसका? सीड इज अ लिविंग थिंग। सीड जो है एक लिविंग थिंग है। सीड कैन ग्रो इनटू अ प्लांट अंडर राइट कंडीशंस, है ना। तो कोई भी चीज जिसमें ग्रोथ हो तो हम क्या बोलेंगे बेटा, वो जो है क्या दिखाता है? लिविंग बीइंग का या लिविंग थिंग का या लिविंग क्रीचर का एक फीचर दिखा रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे सीड इज अ लिविंग थिंग। Seed can grow into a plant under right conditions. Now, how can होती है उसके ग्रोथ को हम कैसे क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग उसको हटा सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा लार्विसाइड्स होता है एक सब्सटेंस यूज टू किल लार्वे ऑफ द मॉस्किटो। तो ये क्या करते हैं? दे टारगेट लार्वे इन द ब्रीडिंग इन हैबिटेट बिफोर दे कैन मैच्योर इनटू एडल्ट मॉस्किटोज एंड डिस्पोज। तो क्या होता है बेटा, इस तरह के जो कुछ केमिकल्स होते हैं या फिर कुछ जो है कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? इनके लार्वे जो होते हैं, जो मस्किटोज के जो लार्वे होते हैं उनको किल करने में, उनको टारगेट करते हैं और उनको क्या होते हैं, उनको मैच्योर होने से रोकते हैं। ठीक है, तो लार्विसाइड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीडिंग हैबिटेट्स कैन रिड्यूस द एडल्ट मॉस्किटो पॉपुलेशन इन नियर बाय एरियाज। तो आपके आसपास कहीं भी इस तरह के मॉस्किटोज जो है वो ब्रीड कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, इस तरह के लार्विसाइड्स को आप क्या कर सकते हैं? स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि वो मर सके। ठीक है, नाउ देखो बेटा, ये जो एक तरह कई तरह के लार्विसाइड्स होते हैं। अब इसमें जो लिक्विड लार्विसाइड होता है इ- इसको क्या किया जाता है? अप्लाई डायरेक्टली टू वाटर यूजिंग बैकपैक। आपने देखे होंगे लोग आते हैं, उनके पास एक बैकपैक होता है, उसमें से वो क्या करते हैं? वो स्प्रे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो लोग? स्प्रे करते हैं। और क्या करते हैं, देखो कई कई बार ट्रकों में लाते हैं, एयरक्राफ्ट में लाते हैं और स्प्रेयर्स का यूज करते हैं। टैबलेट, पेलेट, granular and briquette formulations of larvicides are also applied by mosquito controllers to breeding areas। ठीक है, तो इस तरह से टैबलेट रूप में, स्प्रेयर्स के रूप में, पेलेट्स के रूप में, तो इस तरह से जो है लार्विसाइड्स को जो है इनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है बेटा, अगला है व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो बेटा हमने पढ़ा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं, है ना, उनको डाइजेस्ट करते हैं जिससे उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट कैच इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम टू गेट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो उनके शरीर में जो है न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है इस तरह के छोटे छोटे जो है इंसेक्ट्स को वो कैप्चर करते हैं बाय देयर मूवमेंट। ठीक है, और उनको लेते हैं, इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसमें से मिल जाए। ठीक है, नाउ राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब बच्चे ये भी आपसे पूछा जा सकता है जो है इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कैन यू राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ और राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लान एंड सनड्यूस। तो ये तीनों प्रकार के जो प्लांट्स हैं, ये तीनों तरह के जो प्लांट्स हैं, ये तीनों ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। जो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, इंसेक्ट्स जब इनके लीव्स के सरफेस में आके बैठते हैं वो क्या करते हैं? उनको ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करने के बाद उनको इंजेस्ट करते हैं, उनका डाइजेशन होता है इनके प्लांट बॉडी में और उसमें से उनको न्यूट्रिएंट्स जो है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स आता है उसको वो प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ग्रोथ और डिफाइन ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है, और उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। सी ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज, मास और ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ग्रोथ को कैसे डिफाइन करोगे आप। ग्रोथ जो है या वृद्धि जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में साइज का इंक्रीज होता है, मास का इंक्रीज होता है और उनका ओवरऑल जो है डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को या पोषण को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो न्यूट्रिशन क्या है बेटा। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स obtain and utilize nutrients from food for growth, development and energy। तो आपको पता है न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी किसके अंदर आते हैं बेटा, किसके अंतर्गत आते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करोगे आप। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच organisms they obtain and utilize nutrients from food for growth, development and energy। ओके बेटा, अगला है क्वेश्चन व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो हमने देखा भी न्यूट्रिशन क्या है, अगला है व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसको कहा जाता है। Respiration is the process by which organisms take in oxygen, release carbon dioxide to obtain energy from food। तो बेटा ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है रेस्पिरेशन। और उसमें हमने आई एम सॉरी उसमें हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, और उससे जो हम लोग फूड खाते हैं उसी से एनर्जी को रिलीज करते हैं, है ना। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग बीइंग का, जो सबसे बड़ा एक फीचर है वो है एक्सक्रीशन, है ना। एक्सक्रीशन पढ़ा था हमने, रेस्पिरेशन देखा, न्यूट्रिशन देखा, अगला है एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है बच्चों। Excretion is a process by which waste is removed from body. Urine, sweat, salts are called excretory materials। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, ये जो यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में, सॉल्ट्स के फॉर्म में, ये इनके फॉर्म में जो है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स का या टॉक्सिन्स का रिमूवल जो होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। एंड देयर आर सम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, है ना। हमारे शरीर में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो भी उसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। यस, नाउ नेक्स्ट वन इज डिफाइन स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है देखते हैं। एनीथिंग और एनी इवेंट दैट प्रॉम्प्ट लिविंग बीइंग्स टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड अ स्टिमुलस, है ना। हमने देखा कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, अगर कोई भी ऐसा वस्तु या फिर कोई ऐसा इवेंट जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहता है या फिर उसको जो है प्रॉम्प्ट करता है कि तुम इस पर रिस्पॉन्ड करो, तो उस चीज को या उस इवेंट को हम क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि जब आप गर्म चीज को छूते हो तो आप झट से अपना हाथ जो है पीछे को खींचते हो। हमने टच मी नॉट प्लांट के बारे में भी देखा, जिसमें कि प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको टच करने पर वो क्या करते हैं, उसको वो अपना स्टिमुलस मानते हैं, और उनका रिस्पॉन्ड क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है बेटा, वो फोल्ड हो जाते हैं, है ना। तो anything or any event that prompt living beings to respond is called stimulus। Next one, how do plants respond to sunlight। जो plants होते हैं वो किस तरह से sunlight के प्रति respond करते हैं। तो बेटा आपको पता है सनलाइट इज वेरी क्रूशियल इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, है ना। प्लांट के जो लाइफ में जो होता है सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है ना।
Now the plants respond to sunlight because its parts move towards the sunlight due to phototropism. तो बेटा हमने देखा है कि जो सनलाइट होता है, सनलाइट के प्रति ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स। जो प्लांट पार्ट्स होते हैं वो हमेशा किसकी तरफ मूव करते हैं, किसकी तरफ उनका जो है बॉडी जो है मूव करता है या उनका शूट सिस्टम मूव करता है, टुवर्ड्स सनलाइट। वो क्या क्या कारण है ये भी मैंने आपको बताया था। उस टर्म को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, है ना। क्या कहा था, फोटोट्रॉपिज्म बताया था आपको। ओके, नाउ व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट इन प्लांट्स। अब देखो अगला टर्म आ गया, फोटोट्रॉपिज्म एक बताया था मैंने आपको, अगला एक और बताया था जियोट्रॉपिज्म क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, तो मूवमेंट ऑफ रूट्स इन प्लांट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, है ना। जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होते हैं वो जब भूमि की तरफ ग्रो करना शुरू करते हैं, रूट्स हमेशा कैसे करते हैं बेटा, हमेशा दे ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द ग्राउंड, है ना, नीचे की तरफ को वो ग्रो करते हैं। तो उस मूवमेंट को, प्लांट के उस मूवमेंट को हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। Next one, what conditions are necessary for seed germination? What conditions are necessary for seed germination, है ना। seed germination के लिए क्या क्या conditions का होना जरूरी होता है। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, उसके लिए water, air and suitable light or dark conditions are essential for seed germination. कई ऐसे सीड्स होते हैं जिसको लाइट की आवश्यकता होती है, कई सीड्स को लाइट की आवश्यकता नहीं होती है जब वो जर्मिनेट करते हैं, है ना। लेकिन आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज वेरी क्रूशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो वाटर, एयर एंड सुटेबल लाइट और डार्क कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। चलिए अगला देखते हैं, डू ऑल सीड्स रिक्वायर लाइट टू जर्मिनेट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या सारे सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बच्चे, नो, सम सीड्स नीड लाइट व्हाइल अदर्स रिक्वायर डार्कनेस टू जर्मिनेट, है ना। हमने देखा था कि कुछ प्लांट्स में जो है, कुछ जो सीड्स होते हैं उनको जर्मिनेट होने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है और कुछ में डार्कनेस में ही जर्मिनेट हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है। देखो क्या होता है बेटा, अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड, है ना। एक सीड से प्लांट जो है वो ग्रोथ, उसकी ग्रोथ शुरू होती है। जब वो जर्मिनेट होता है एक सीडलिंग में डेवलप हो जाती है वो, और वो सीडलिंग से वो एक मैच्योर प्लांट बनती है। और क्या हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड देन जनरेट्स न्यू सीड्स। और इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है फ्रॉम सीड टू सीड। तो उसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड कॉल्ड। जो सीड है उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, उसको सीड कोट कहते हैं हम लोग, है ना। तो सीड को अगर हम देखें तो सीड का जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, it shield the seed from physical damage and prevents water loss. Also it protects the embryo. उसके अंदर का जो एम्ब्रियो होता है, छोटा सा नन्हा सा जो पौधा होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है ये सीड कोट, है ना। तो सीड कोट के क्या क्या कार्य बताया बेटा, मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो वो फिजिकल डैमेज से हेल्प करता है सीड को, क्योंकि वो काफी हार्ड होता है। और इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द embryo inside the seed, है ना। नेक्स्ट वन, what stages are involved in a mosquito's life cycle। एक मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस जो है होते हैं। तो बच्चे ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है कि उसमें एक एग स्टेज होता है ना। मदर जो जो एडल्ट मॉस्किटो है वो क्या करती है, फीमेल मॉस्किटो वो एग देती है और वो क्या किस में बदल जाती है, डेवलप हो जाती है, वो लार्वल स्टेज में प्यूपल, आई एम सॉरी, लार्वल स्टेज में आती है ना। उसके बाद वो प्यूपल स्टेज में जाती है और प्यूपा स्टेज से फिर वो एडल्ट मॉस्किटो बन जाती है।
तो ये एडल्ट मॉस्किटो से एग तक, एग से लार्वा तक, लार्वा से प्यूपा तक, और प्यूपा से फिर से एडल्ट मॉस्किटो में जो बदलता है, ये जो लाइफ साइकिल है, इसको, ये कौन से, किसका लाइफ साइकिल है? मॉस्किटो का लाइफ साइकिल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड? क्या बोलते हैं बेटा उस प्रोसेस को? वेरी गुड, रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच new organisms of same species are produced. This process ensures that life continues and that the species persist over time. तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा एक नया लाइफ को प्रोड्यूस करता है, ताकि उनकी जो जनरेशन की जो कंटिन्यूटी है वो बनाए रखे। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस भी बच गए हैं, वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आज के क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।